नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग यूके ट्रिपल एस सी वीडियो भर्ती से संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, क्योंकि एसटीएफ को जो लेटेस्ट जांच है, उस जांच के दौरान इन्हें इसके तार सचिवालय से जुड़ते हुए पाए गए। और सचिवालय में भी कुछ छोटे मोटे कर्मचारी नहीं, सचिवालय में भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ इसके लिंक पाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पूरी की पूरी जांच आखिर हो क्या रही है और इसमें किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है। और इस भर्ती में जो दो पक्ष हमारे सामने निकल कर के आ रहे हैं, एक वो जो चाहते हैं कि वीडियो की भर्ती को कैंसिल किया जाए और एक फ्रेश एग्ज़ाम करवाया जाए, और दूसरा पक्ष हमारे सामने वो है जो चाहता है कि भाई इस भर्ती को कैंसिल ना किया जाए। तो दोनों ही पक्ष के संबंध में हम लोग एक बात करेंगे और आप आखिर में निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या बात सही है और क्या होना चाहिए। देखिए, इस पूरी की पूरी भर्ती की अगर हम लोग बात करें शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो आयोग का क्या जवाब था इस भर्ती को लेकर के आप जानते हैं। सबसे पहले आयोग ने कहा कि भाई इस बड़ी शुचिता से इस एग्ज़ाम को हमने कंडक्ट कराया है और इस एग्ज़ाम में कोई भी घपलेबाजी वगैरह नहीं हुई है। देखिए, कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये जो बॉबी पवार बोल रहे हैं वो भर्ती के विरोध में हमेशा बोलते हैं, ये भर्ती रद्द करने वाले गैंग से संबंधित है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बात करना चाहता हूँ कि क्या बॉबी पवार गलत हैं क्या बॉबी पवार ने जो भी बातें की थी इससे पहले के एग्ज़ाम में भी और इस एग्ज़ाम में भी, क्या वो गलत हैं क्या? देखिए, पूरे प्रकरण को पूरे प्रकरण को अगर हम लोग सामने रखें तो आज हम इस बात से पूरी तरीके से हम लोग सहमत होंगे कि भाई बॉबी पवार ने जो भी बातें की थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो एकमात्र व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में अभी लोगों के सामने आया है, खासकर स्टूडेंट के सामने, जिस व्यक्ति से वो अपनी बातें कह सकते हैं कि भाई हमारा पक्ष को आप जो है वो सबके सामने लेकर के आए। क्योंकि वो एक व्यक्ति के अंदर हमने ये बात देखी है कि भाई वो अगर कोई लड़ाई को शुरू करता है ना तो उसे अंत तक पहुंचाता है। ये क्वालिटी सब व्यक्तियों के अंदर नहीं होती। अगर आप और हम लोग की बात हम लोग करें तो हम लोग हो सकता है कि हम इस कोई भी चीज़ गलत हो रही है उसको हम लोग शुरुआत में हम लोग बहुत बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ें, लेकिन हम लोग उसको बहुत अंतिम तक नहीं पहुंचा सकते। ये क्वालिटी हम लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको हमको सपोर्ट तो करना चाहिए। भाई आगे जाकर के बॉबी पवार जैसा कोई व्यक्ति हमको ना मिले, अगर हम उसके ऊपर इतने आरोप लगाएं, उसके बारे में हम लोग इतना गलत बोलें, कल के दिन हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा ना हो और चारों तरफ हमारे गंदगी फैली हो, तो हम लोग अपनी बात को कहाँ तक लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे, बताइए आप। तो बॉबी पवार ने जो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में कहा था कि भाई इस भर्ती में धांधलीबाजी हुई, क्या वो गलत था क्या? आखिर में आयोग ने बहुत देर के बाद, मतलब आयोग ने उनको नकारते हुए और अंत में जाकर के जांच जब करवाई तो ये पाया गया कि इसमें ब्लूटूथ के साथ जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे चीटिंग की गई है। और आयोग ने क्या किया? आयोग ने अब इस बात को देखो, क्योंकि जो कई लोग जो है फॉरेस्ट गार्ड की, आयोग भी इस बात को कर रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में जो किया वही करेंगे। तो अब देखिए आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में क्या किया। आयोग ने उस केंद्र में, जिस केंद्र में धांधलीबाजी हुई थी, उस केंद्र में पहले तो लोगों की जांच की और उसके बाद जो ब्लूटूथ से पकड़े गए थे उनमें से कुछ लोगों को पकड़ पाई थी आयोग, जो जो हमारी जो जांच कमेटी है वो पकड़ पाई थी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई कुछ समय तक। लेकिन उस सेंटर पे, जिस सेंटर पे एग्ज़ाम जो है वो गलत तरीके से हुआ था, उस एग्ज़ाम सेंटर पे क्या आयोग ने दोबारा से एग्ज़ाम कराया था या नहीं कराया था, इस बात को जरूर नोटिस करें। जिस एग्ज़ाम पे चीटिंग हुई थी उस एग्ज़ाम पे आयोग ने दोबारा पेपर करवाया था। और अंत में हुआ क्या? इस पूरी की पूरी जांच के बाद आयोग ने जो है वो लोगों को ज्वाइनिंग दी, कुछ लोगों की छटनी की और बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दी। और लेकिन बाद में कोर्ट के माध्यम से वो लोग जो हैं जो गलत तरीके से इसमें सम्मिलित हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो अपनी ज्वाइनिंग पा ली है और कुछ लोग जो हैं वो आराम से अभी दोबारा से कोर्ट की ऑर्डर के बाद अपनी ज्वाइनिंग को पालेंगे। तो ये प्रकरण में हम लोग कह सकते हैं कि बॉबी पवार गलत नहीं थे, उन्होंने जो बात कही थी वो सही थी। आयोग ने अगर जांच उस समय कराई होती तो आज हमको ये सब देखना नहीं पड़ता। अगर एक बार फुल फ्लैज जांच हो जाए और इस सारे के सारे चक्र को, मतलब जहाँ से पेपर लीक होता है और पूरा का पूरा एक सर्कल देखिए, इनका बहुत सघन सर्कल है, बहुत मजबूत सर्कल इनका है कि किस तरीके से जो है वो पेपर को हम लोग सर्कुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे, इसका एक पूरा का पूरा सर्कल है।
उस सर्कल को अगर आज तोड़ा गया है तो बॉबी पवार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं जिनके द्वारा ये सब काम करवाए गए। अगर ये सब पहले हो जाता तो क्या ये आज इस प्रकार की चीज़ें हमको देखनी पड़ती। दूसरी बात मैं करूँगा कि ये जो वीडियो की जो भर्ती है इससे संबंधित, देखिए वीडियो भर्तियों में एक पक्ष वो है जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है और उनके नंबर भी काफ़ी कम है, ठीक है, क्योंकि वो नए बच्चे हैं और बहुत उनको समय हुआ नहीं है, उनकी इतनी मेहनत भी नहीं है कि वो एग्ज़ाम को अभी एक समय से इतनी जल्दी निकाल पाएँ। तो वो लोग भी ज़रूर चाहते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए। ये तो मानना पड़ेगा कि भाई एक पक्ष वो है जो चाहता है कि भाई एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए जिन लोगों की इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि भाई वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाए, लेकिन वो एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के समर्थन में है। इसी में एक पक्ष वो भी है जो सही में मेहनत करता था, नंबर भी उनके अच्छे आए थे, लेकिन क्योंकि इस एग्ज़ाम में बड़ी संख्या में जो गलत लोग हैं उन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया, जिसके कारण से मेरिट काफ़ी हाई चली गई। नॉर्मलाइजेशन भी एक कारण रहा है जिस वजह से वो लोग बाहर हो गए। और वो लोग भी बहुत गरीब परिवार से लोग हैं। वो लोग भी वो बच्चे हैं जिन्होंने कई समय तक, कई सालों तक जो है वो कोचिंग संस्थान पे या अपने रूम पे कम किराए दे करके, कम खाना खा करके और घर से पैसा मंगा करके या किसी को ट्यूशन पढ़ा करके जो है वो अपना सिलेक्शन या अपने सिलेक्शन के बहुत नज़दीक वो लोग आए हैं, ठीक है। एक बच्चा वो भी है और किसी कारण से, मतलब गलत लोगों के होने के कारण से वो लोग इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो क्या वो लोग मेहनती नहीं हैं? क्या वो लोग बिल्कुल मेहनती है। आप सब जानते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी जानते हैं कि भाई वो लोग भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक बच्चे वो हैं जो सही तरीके से इस एग्ज़ाम में मेहनत करके आए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे संख्या भी काफ़ी है जो लोग सही तरीके से एग्ज़ाम में बैठे थे और अच्छी खासी उनकी मेहनत थी और उनका एग्ज़ाम जो है वो निकला है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है नॉर्मलाइजेशन पद्धति के कारण। जैसे किसी लड़के के अगर 67, 68 के आसपास नंबर थे और उसके 76 नंबर बन गए, 77 नंबर बन गए, तो वो लड़का जो है वो सबको पिछाड़ते हुए वो मेरिट में अंदर आ चुका है। तो क्या मुझे बताइए कि क्या ऐसा बच्चा कभी चाहेगा क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो? नहीं चाहेगा। तो एक बच्चे वो हैं, एक इन्हीं में से यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में से एक बच्चे वो हैं जो बहुत मेहनती हैं और ये सब लोग जानते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम जो है ये हमेशा निकाल सकते हैं, कभी भी एग्ज़ाम हो तो इन बच्चों का आप सिलेक्शन लिस्ट में जो है नाम देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हमें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हमेशा इन एग्ज़ाम में होता है और अगर वो एग्ज़ाम में टॉप मारे या एग्ज़ाम की लिस्ट में उनका नाम हो तो कोई भी व्यक्ति जो है उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता है और आज भी नहीं लगा रहा है, ठीक है। और तीसरे इसमें जो ऐसे व्यक्ति हैं, इन सिलेक्टेड कैंडिडेट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एग्ज़ाम गलत तरीके से निकला है और वो लोग जो है उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जो बीच में जो मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम हमेशा निकलता है और सब लोग जानते हैं उत्तराखंड पे जो तैयारी कर रहा है कि भाई इन लोगों का तो सिलेक्शन होना चाहिए और ख़ासकर अच्छी रैंकिंग में हमें ये लोग दिखने चाहिए। तो वो लोग यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में से वो लोग जिन लोगों का गलत तरीके से एग्ज़ाम निकला है और वो लोग इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से इस भर्ती को कैंसिल नहीं होना चाहिए। और वो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई 1 साल लग जाए ज्वाइनिंग में 2 साल भी लग जाए, लेकिन हमको आश्वासन दिया जाए कि ज्वाइनिंग होकर के रहेगी। अब इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं बताइए? इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भाई वो लोग चाहते हैं किसी तरीके से दोबारा से एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवाएं, क्योंकि अगर दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो वो हाल ऐसा होगा कि जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, जो लोग सही तरीके से सिलेक्शन पाएँ, वो तो उनकी रैंकिंग तो काफ़ी अच्छी आएगी, लेकिन वो लोग जो गलत तरीके से आज टॉपर्स की रैंकिंग में है। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा ही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि भाई उस इंटरव्यू के बाद, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद आप लोग ये समझ सकते हैं कि भाई कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से टॉप मोस्ट पोस्ट पर जो है वो पहुँच गए। तो क्या ऐसे लोगों को बाहर नहीं होना चाहिए क्या? ये लोग चाहते हैं
कि हम उन लोगों का सहारा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं, उन लोगों को हम लोग ये कहें कि आप अपनी आवाज़ आगे रखिए, हम लोग पीछे रहेंगे, वो लोग बैक डोर पे रह रहे हैं। और ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सही तरीके से ये इस बात से दिग्भ्रमित भी हो जा रहे हैं और उनकी बात को ये चाहे अनचाहे आगे बढ़ा दे रहे हैं, और इससे उन लोगों को समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एसटीएफ की जो जांच है, इस जांच में 100% रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बच्चे को जो गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल हुआ है उस बच्चे को एसटीएफ पकड़ पाए, पॉसिबल नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लगभग 1 महीने पहले ही आउट हो चुका है, लेकिन इनका सर्कल है, देखिए सर्कल ये आज से नहीं बना होगा सर्कल। अगर मान लीजिए मैं कोई एग्ज़ाम लीक करवाता हूँ तो मैं इतने जल्दी जो है वो मैं लोगों के बीच में संपर्क नहीं कर सकता, इतने जल्दी मैं एक सर्कल नहीं बना सकता कि भाई कौन कौन से लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, किन किन लोगों को हम लोग पेपर देंगे, कौन कौन से व्यक्ति वो ऐसे होंगे जो उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे और पैसा हम तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये सूचना किसी और अन्य लोगों तक ना पहुंचे। तो इसका एक सर्कल है, बहुत मजबूत सर्कल है। तो ये सर्कल के माध्यम से 1 महीने ही पहले जो पेपर है वो सब लोगों को सर्कुलेट कर दिया गया था, जो भी इनके संपर्क थे। और बच्चों को भले ये एग्ज़ाम से 1 दिन पहले दिखाया गया, क्योंकि भाई अगर उससे पहले इसको दिखाते तो ये एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लोगों तक पहुंच जाता, और हो सकता है कि उन लोगों तक भी पहुंच जाता जो शायद इसे जनता के सामने या फिर पब्लिक के सामने ये बातें क्लियर हो जाती कि एग्ज़ाम के कंडक्ट होने से पहले ये पेपर लीक हो चुका है। इसलिए बड़ी चतुराई से इन्होंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया, होटल बुक किया और वहाँ पर पेपर सॉल्व करवा करके लोगों को जो है वो पेपर को रटवाया गया। आप खुद बताइए कि क्या ये 1 दिन का 2 दिन का काम है क्या? इसके लिए तो भाई बहुत समय लगता है ना, कि पहले पेपर सॉल्व करवाना, पेपर सॉल्व करवाने के लिए उन कैंडिडेट का चयन करना जो सक्षम हो आर्थिक रूप से, जो पैसा दे पाएँ, और उन लोगों को ये समझाना कि भाई आप लोगों को किस जगह पे इकट्ठा होना है, वहाँ पर होटल बुक करवाना, और उनको जो है वो कहाँ कहाँ पर उनका सेंटर है, उन सब सेंटरों में उनको छोड़ना। तो ये 1 दिन का काम नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसके लिए काफ़ी समय लगता है, मजबूत सर्कल इसके लिए चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम में, इस पूरे के पूरे यूके SSC वीडियो के एग्ज़ाम में मेरा आह्वान उन लोगों से है कि जो लोग उन लोगों के भड़कावे में आ रहे हैं और जो चाहते हैं कि भाई इस पेपर को कैंसिल ना करवाया जाए, उन टॉपरों से है जो सही मायने में टॉपर होने चाहिए, लेकिन इस एग्ज़ाम में वो टॉपर नहीं है, टॉपर उनकी जगह कोई और बन गया है। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इनको मुखौड़ा बनाया जाए और इनका चेहरा सामने कर करके वो इनकी आड़ लेकर के जो है वो इस भर्ती में वो अंदर चले जाएं। अब मैं उन लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ जो सही कैंडिडेट हैं कि भाई आप एक बार तो इनको इन करा देंगे, चलो मानते हैं कि आप इनको एक बार इन करा देंगे, लेकिन क्या इनके इन कराने से आप ज्वाइनिंग पा लेंगे? आप भी ज्वाइनिंग पा लेंगे, ये गलत तरीके से जो लोग एंटर हुए वो भी ज्वाइनिंग पा लेंगे? क्या इसके बाद ये लोग क्या करेंगे जॉब में? क्या इसके बाद ये जॉब में धांधलीबाजी नहीं करेंगे क्या? भाई आज भी तो आप देखिए कि कई सारे बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जो एक बार जॉब में चला गया वो गलत तरीके से किया तो वो भाई इस सर्कल में चला गया है, और अब वो भी जो है वो शॉर्टकट तरीका अपनाएगा, घपलेबाजी घोटालेबाजी का तरीका अपनाएगा और इस तरीके से वो बड़ा बनना चाहेगा। तो एक बार अगर हमने ये सर्कल स्टार्ट कर दिया तो ये सर्कल चलता चला जाएगा, और हमारे उत्तराखंड में ये दोबारा से इसी तरीके से होगा कि भाई वो लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो लोग गलत तरीके से आए हैं, और हम लोग देखेंगे कि हमारे सारे सरकारी विभागों में इसी तरीके से लोग होंगे जो हमारे देवभूमि को कलंकित करेंगे। तो अगर इस पेपर को सही तरीके से दोबारा से कंडक्ट कराया जाए तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि जो सही बच्चे हैं वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बल्कि और अच्छी रैंकिंग पे वो लेके आएंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट को उनकी जगह पे होना चाहिए था, सिलेक्टेड कैंडिडेट की जगह पे होना चाहिए था, वो वहाँ पर चले जाएंगे। और जो गलत तरीके से जो इनको पीछे से पुश कर रहे हैं कि भाई आप जो है इस भर्ती को कैंसिल मत करवाने के लिए बोलो, तो वो लोग देखिए इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं होंगे। आप देखेंगे कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इस प्रकार से जो शुरुआत की जो काफ़ी
जो बड़ी संख्या की जो रैंकिंग है या बाद की भी जो रैंकिंग है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि सभी लोग जो हैं सिलेक्टेड हों चाहे वो नॉन सिलेक्टेड हों, एक गहन अध्ययन अपना आप करें। जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जिस बात को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसका गहन अध्ययन करें कि क्या इस भर्ती का सोल्यूशन अब कैंसिल है या नहीं है। भाई जिस भर्ती में चीटिंग होती तो उसमें तो कैंसिल होता ही है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में दोबारा से एग्ज़ाम हुआ था या नहीं हुआ था? क्या इस एग्ज़ाम में आप ये बता सकते हैं कि भाई किस सेंटर पे चीटिंग हुई है? या तो हर एक सेंटर पे चीटिंग हुई हो कि सारे के सारे पेपर लीक हैं? तो इस पे विचार करें और अपने कमेंट जो है वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और उस बात को मैं जो है आगे प्रमोट करूँगा। धन्यवाद।